हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, एस्टर 2024 जो कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में कंडक्ट होने वाला है पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी लेवल पे, उसी की हम तैयारी कर रहे थे। सबसे पहले अपने सीडीपी साइकोलॉजी जो 30 नंबर की आपके तीनों लेवल पे पूछी जाती है, बेसिक टू एडवांस लेवल की, हमने टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट की थी, जिसकी हमने 4 क्लासेस करवा दी हैं। ये आपका जो टॉपिक रहेगा टॉपिक 5 होने वाला है, मतलब टॉपिक 4 आपके करा दिए गए हैं। बीच में क्लासेस बंद हो गई थी, ठीक है, मैं वीडियोस नहीं ला पाई। एक बहुत मतलब अर्जेंट जो था काम था, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं भी वर्किंग हूँ, तो मैं बीच में मुझे टाइम नहीं मिल पाया वीडियो अपलोड करने का। लेकिन अभी जो है मेरे पास समय है और मैं डेली वीडियो अपलोड करूंगी, और मैं पूरी कोशिश करूंगी जो 90 नंबर की तैयारी है पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की, वो मैं अपने चैनल पर आपको करा दूं, जैसे कि मैंने पिछले साल या फिर उससे पहले साल आपको कराई थी, और बहुत अच्छे नंबर बच्चे लेके आए थे और स्टेट का एग्ज़ाम भी उन्होंने क्रैक किया था। उसी तरह से मैंने इस बार भी स्टेट 2024 के लिए सबसे पहले सीडीपी साइकोलॉजी क्लासेस डालनी स्टार्ट की है। आप जितना प्यार करोगे, जितना सपोर्ट करोगे, तो जल्द ही मैं आपके जो अन्य सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपकी हिंदी 15 नंबर की पूछी जाएगी, आपकी इंग्लिश 15 नंबर की पूछी जाएगी, 10 नंबर की हरियाणा जीके रीजनिंग, और 10 नंबर का मैथ, 30 नंबर की आपकी सीडीपी साइकोलॉजी। ये 90 नंबर का पोर्शन है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हो तो आपका ईजिली स्टेट का एग्ज़ाम निकल जाता है। 90 नंबर की तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें रहेंगी, एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगी बिल्कुल। और आप जैसे कि मैं सीडीपी साइकोलॉजी करा रही हूँ, तो आप टॉपिक को देखिए। इस टॉपिक से बाहर, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके स्टेट के एग्जाम बनेंगे, वो सारे आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं। और लॉरेंस कॉल्बर्ग ये टॉपिक 5 होने वाला है। टॉपिक 4 मैंने अपने चैनल पे करा दिए हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है एस्टर 2024 स्टडी मटेरियल बाय कविता चौधरी के नाम से आप सर्च करना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप 2024 की सभी वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। आज का जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा लॉरेंस कोहलबर्ग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का क्वेश्चन तो आपका यहाँ से बनता ही बनता है, तीनों ही लेवल पर। कभी कभी आपके दो दो या तीन क्वेश्चन भी बन जाते हैं इस टॉपिक से, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लॉरेंस कोहलबर्ग का ये टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया था। इनका सिद्धांत भी आपको पता होना चाहिए, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी इन्होंने दी थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। याद रखना कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इनकी जो बेसिक डिटेल है वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी उन्होंने दी, नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है, भी हम इसको कहते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नैतिकता क्या होती है, सबसे पहले हम समझेंगे। जो इन्होंने सिद्धांत दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत, इसमें जो नैतिकता की बात की गई है, मॉरलिटी की जो बात की गई है, वो होती क्या है? ठीक है, यह वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। मॉरलिटी जो होती है उसमें हमें सही क्या है और गलत क्या है, इस चीज़ की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता को क्या करता है, जानता है, मतलब अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, ये सारी चीज़ें एक बच्चा अपने इन्वायरमेंट में से ही समझता है। ठीक है, जो वहाँ जो जिस जगह वो रहता है, वहीं से उसको चीज़ें पता चलती हैं कि क्या चीज़ें गलत है, क्या सही है, क्या नैतिक है, क्या नैतिक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको? चलिए, एक हिंज की कहानी है इनकी, इन्होंने दी थी अपने नैतिकता के जो सिद्धांत इन्होंने दिया था, उसमें एक हिंज की कहानी के द्वारा इन्होंने समझाया था। मतलब एक बच्चा जो है इस कहानी को पढ़ने के बाद उसके क्या क्या अपनी एज के अकॉर्डिंग क्या क्या तर्क हो सकते हैं, वो क्या सोचता है, नैतिक बातें वो कितनी समझ पाता है अपने एज के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले कहानी को सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर कहानी को समझ गए तो आप सारी चीज़ों को क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कहानी तो मेंशन नहीं की है, लेकिन मुझे कहानी पता है तो मैं आपको सुना देती हूँ। एक हिंज नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है, जिनकी पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा बीमार थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा बीमार थी और बीमारी के इलाज में बहुत ज़्यादा पैसा लगना था, लेकिन हिंज के पास इतना पैसा नहीं था। ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने साफ बोल दिया कि इनकी दवाई इस मतलब जो दवाई आएगी वो इतने रुपए की आएगी, और ये दवाई आपको अगर आपको मिल जाती है तभी आपकी जो वाइफ है ठीक हो पाएगी। जब वो हिंज है एक मेडिकल स्टोर पर जाता है दवाइयों के लिए, तो वो दवाई बहुत ज़्यादा महंगी होती है। ठीक है, उतने पैसे हिंज के पास नहीं होते हैं,
तो वो उससे क्या रिक्वेस्ट भी करता है कि मुझे ये दवाई दे दीजिए, अगर आप ये दवाई मुझे नहीं देते हैं तो मेरी पत्नी की जान चली जाएगी। लेकिन जो मेडिकल स्टोर है वो बिल्कुल मना कर देता है, क्योंकि बहुत महंगी दवाई होती है, ठीक है, और बहुत मेहनत से उसकी मतलब उसके पास होती है, वो मना कर देता है कि मैं ये दवाई नहीं दे सकता। उसके बाद जो हिंज है वो दुविधा में आ जाता है, ठीक है, वो नैतिक दुविधा में आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट भी दिया हुआ अभी बताऊंगी। तो वो सोचता है कि मैं क्या करूँ, चोरी कर लेता हूँ, क्योंकि चोरी करने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन कम से कम मेरी पत्नी की जान तो बच जाएगी। वो ऐसा सोचता है। फिर दूसरे ही पल सोचता है कि चोरी करना गलत है, ठीक है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करूँगा। फिर वो सोचता है अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी। तो वो जो है नैतिक दुविधा में अब आपको यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से बनते हैं कि बच्चे क्या सोचते हैं कि अगर हम कहें कि हिंज को क्या चोरी करनी चाहिए थी, तो कुछ बच्चों का जवाब आता है कि हाँ, अगर वो चोरी नहीं करता तो उसकी पत्नी की जान चली जाती, तो उसको चोरी करनी चाहिए थी। कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं, चोरी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि चोरी करना गलत है, ठीक है, बहुत ही मेहनत से उस मेडिकल वाले की दवाई थी, बहुत ही कीमती थी, और इसी तरह से सब चुरा लेंगे तो ये गलत होगा, ठीक है। तो अलग अलग बच्चों के इस तरह से यहाँ पे आंसर आएंगे। तो वो जो आंसर आएंगे उनकी एज के अकॉर्डिंग आएंगे, कि उनकी एज के हिसाब से वो नैतिकता को कितना समझ पाए हैं, चीज़ों को कितना समझ पाए हैं। तो आई होप कि आपको हिंज की कहानी समझ में आई होगी, ठीक है। उनकी पत्नी बीमार थी और दवाई के लिए वो किस तरह से दुविधा में आ गई कि वो चोरी करें या ना करें, ठीक है। तो अब हम कुछ स्टेजेस बताई हैं, ठीक है, लॉरेंस कोहलवर्ग के द्वारा। उन स्टेजेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एज इट इज़ क्वेश्चन बनते हैं, आप याद रखना, नेम ज़रूर याद रखना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे नैतिक दुविधा की जो बात की, इस पॉइंट को समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मॉरल डिलीमा क्या होता है, सही और गलत के बारे में डिसीजन ना ले पाना। जैसे कि अभी मैंने बताया, हिंज ये नहीं समझ पा रहा था कि उसने जो मतलब वो जो दवाई है उसको चोरी करे या ना करे, ठीक है। तो एग्जाम्पल यहाँ दिया है, हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी, उसकी वाइफ मर जाएगी। तो इस तरह की अगर आपको दुविधा है, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका मॉरल डिलीमा है, नैतिक दुविधा में आप फंसे हुए हो। अगला पॉइंट है हमारा नैतिक तर्कना। देखो यहाँ पे सही और गलत जो दो अभी दुविधा जो अभी चल रही थी हिंज के मन में कि वो चोरी करे या ना करे, उनमें से वो किसी एक डिसीजन पे पहुंच जाए, ठीक है, कि चलो मैं चोरी कर ही लेता हूँ, क्योंकि अभी इसी वक्त जो है मेरी पत्नी की जान बचाना जो है ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बाकी सभी चीज़ों से, बाकी मुझे सज़ा होगी, पुलिस पकड़ेगी तो वो बाद की बात है, देखा जाएगा, लेकिन अभी मैं जो है दवाई मुझे चाहिए तो चाहिए। तो इस तरह से किसी एक डिसीजन पे पहुंच जाना, जैसे कि हिंज पहुंच गया, तो उसको हम कहते हैं नैतिक तर्कना, मॉरल रीजनिंग, ठीक है। सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को ही नैतिक तर्कना कहते हैं। सही और गलत में से किसी एक को चुनना, जैसे कि हिंज ने चोरी को चुना। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। यहाँ पे सुनिए, कॉलवर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं, ठीक है। 3 लेवल ध्यान रखना, स्टेज 6 बताई हैं और लेवल 3 बताए हैं। हर एक लेवल में 2 स्टेजेस दी हुई हैं, ठीक है। इस चीज़ को जरूर याद, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को क्रिएट होती है, वो लेवल को स्टेज बताते, स्टेज को लेवल बताते हैं। तो आपको याद रखना है, लॉरेंस कॉलवर्ग के द्वारा नैतिकता के 3 लेवल्स बताए हैं, और हर एक लेवल में 2 स्टेजेस हैं। क्लियर हुआ। तो पहला जो आपका लेवल रहेगा वो रहेगा आपका प्राक रूढ़िगत नैतिकता का सथर। हिंदी में थोड़ा मतलब जो नाम है वो थोड़े चेंज भी होके हो जाते हैं, लेकिन आप अगर हो सके तो आप इंग्लिश में याद रखिए, इंग्लिश में नेम सेम ही होता है, और आपका पेपर है जो वो भी बाइलिंगुअल रहेगा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो प्री कन्वेंशनल जो स्टेज है वो आपकी रहेगी 4 से 10 साल वर्ष, ठीक है। इसकी मतलब इसमें जो बच्चे आते हैं 4 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चे इस स्टेज के अंदर होते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज, मतलब प्राक रूढ़िगत नैतिकता का सत्था। इस अवस्था में बच्चा सही गलत के बारे में पता नहीं होता। इस अवस्था में नैतिक रखना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। कहने का मतलब ये होता है कि इस एज में बच्चे को सही और गलत के बारे में नहीं पता हो। 4 से 10 साल का जो बच्चा है उसको नहीं पता होता है, सिर्फ उसको जो दिखाया जाता है और जो उससे कहा जाता है, ठीक है, जो दूसरे लोग कहते हैं नहीं बेटा ये गलत बात है, तो वो समझेगा कि हाँ ये गलत है। दूसरे इंसान उसे कहेंगे कि ये चीज़ सही है, तो वो कहेगा हाँ तो ठीक है, लेकिन उसको खुद से नहीं पता होता कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन दूसरों के द्वारा चीज़ें जो समझाई जाती हैं नैतिक अनैतिक, ठीक है, उन्हीं पर वो आधारित होता है, ठीक है। तो ये 4 से 10 साल के बच्चे मतलब 4 से 10 साल तक के जो बच्चे होते हैं नैतिक प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंदर आते हैं, उनके अंदर ये नैतिकता इतनी होती है दूसरों के द्वारा बताई गई। तो इस स्टेज को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है।
इस लेवल को दो स्टेजेस में बांटा गया है। पहला जो आपका रहेगा स्टेज, वो रहेगी आपकी दंड एवं आज्ञा पालन अनुमुक्ता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। इसमें क्या होता है, बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जैसे कि बच्चे से कहा जाएगा कि अगर तूने शरारत की तो मैं तुझे सजा दूंगी, ठीक है। तो इस तरह से तो बच्चा क्या करेगा, नैतिकता दिखाएगा, अच्छे से बैठ के पढ़ाई करेगा। क्यों? क्योंकि उसे डर है कि उसको सजा ना मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह से जब हिंज ने चोरी की तो बच्चे ने क्या सोचा होगा, जब वो कहानी, हिंज की कहानी अगर बच्चे ने सुनी तो उस पर आधारित उसकी नैतिकता के क्या जवाब रहे होंगे। उसने सोचा कि अगर वो चोरी करेगा तो उसको सजा मिलेगी, तो 4 से 10 साल तक का बच्चा यही जवाब देगा कि उसको चोरी उसने की है तो उसको सजा दे मिलेगी, उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। बाकी वो चीज़ें कुछ नहीं समझ, उसे उसकी पत्नी मर जाएगी, जरूरी था चोरी करना, इन चीज़ों से उसको मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नैतिकता को वो इस तरीके से देख रहा है, ठीक है, कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस मतलब दंड आज्ञा पालन अनुमुक्ता की पालन करना है उसने, मतलब उससे कहा गया है कि आपको ये काम ऐसे ऐसे करना है, मतलब कि चोरी करना गलत है, अगर आप चोरी करोगे तो आपको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। तो इसी तरह से बच्चे क्या है, कहेंगे कि अगर हिंज ने चोरी की तो उसको सजा मिलेगी। तो इस स्टेज में ये चीज़ आती है दंड एवं आज्ञा। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है, कि आपको एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा कि इस तरह से, और उसमें बताइए कि नैतिक जो आपका नैतिक सिद्धांत जो दिया था आपके लॉरेंस कोहलवर्ग के द्वारा, तो वो आपकी किस स्टेज के अंदर आता है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर लेवल पूछा जाए तो फर्स्ट लेवल में आता है, और स्टेज पूछी जाए तो आपका फर्स्ट स्टेज हो जाएगी। 6 स्टेज है, ठीक है, लेवल में 2 स्टेज है, हर एक लेवल में 2 स्टेज हैं। लेवल 3 है, स्टेज 6 है। और स्टेज की बात की जाए तो पहली स्टेज में पूछा है आज्ञा एवं दंड वाला क्वेश्चन, तो आप बता देना कौन सी स्टेज है, फर्स्ट, और लेवल कौन सा है, फर्स्ट। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। आगे सेकंड जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा साधनात्मक सापेक्षता तथा अनुमुक्ता, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस अवस्था को कहते हैं जैसे कि टिट फॉर टैट, ठीक है, जैसे को तैसे। क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करता है तो वैसा ही वो खुद करता है, उसे नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या। अगर किसी ने उसको मारा तो वो भी उसको मारेगा, किसी बच्चे ने अगर उसका पेन छीन लिया तो वो भी उसका पेन छीन लेगा, उसकी बुक फाड़ दी तो वो भी उसकी बुक फाड़ देगा। तो जैसा बच्चे के साथ व्यवहार होगा वैसा ही बच्चा उसके साथ करेगा। तो दूसरी जो स्टेज होती है लेवल 1 की जो दूसरी स्टेज होती है उसमें टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, मतलब बच्चे करते हैं जैसा उनके साथ होगा तो वैसा ही वो दूसरे के साथ करेंगे। आई होप कि आपको लेवल 1 क्लियर हुआ होगा, दोनों स्टेजेस लेवल 1 की भी क्लियर हो गई होंगी। दूसरी जो आपका दूसरा जो लेवल होता है वो होता है रूढ़िगत नैतिकता का सथन, ठीक है। पहला आपका मैंने बताया प्री कन्वेंशनल स्टेज, दूसरा है कन्वेंशनल स्टेज। हिंदी में रूढ़िगत नैतिकता का सथन, हिंदी में भी आप जरूर याद रखना, हिंदी में कन्फ्यूजन होती है और मतलब क्वेश्चंस को इस तरह से घुमा दिया जाता है। तो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ इंग्लिश में ही टर्म्स को याद रखें। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों, यहाँ पे ये आप ठीक कर लेना फ्रेंड्स, ये लोगो है, दूसरे लोगों के मानकों के आधार पर, ठीक है, समावेशित कर लेता, मतलब अपने अंदर समावेशित कर लेता है मानकों को, तथा उसी के अकॉर्डिंग सही और गलत का निर्णय लेता है। मतलब अब वो समझ जाता है चीज़ों को। वहाँ पे तो वो जो उसको ऑर्डर दिया जा रहा था, पहली स्टेज में ऑर्डर दिया जा रहा था, ठीक है, पनिशमेंट की बात की जा रही थी, तो वो पनिशमेंट और ऑर्डर को सुन के काम कर रहा था, ठीक है, तो उसे नहीं मतलब सही गलत क्या था। अगली स्टेज में वो टिट फॉर टैट करा, जैसा उसके साथ वैसा वो उसके साथ कर रहा था। लेकिन सेकंड जो लेवल है उसकी जो फर्स्ट स्टेज है उसमें उसने वो चीज़ें धारण कर ली हैं, मतलब जो उसको दूसरों के द्वारा दिखाई गई हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे? इसके भी 2 भाग होते हैं। पहला होता है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनने की गुणवत्ता, यहाँ पे गुड बॉय और गुड गर्ल कैसे, जैसे कि कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्ता, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको पता है, जैसे पहला जो हो जाएगा आपका, यहाँ पे फ्रेंड्स ये ना मिस प्रिंट हुआ, जो आपका लेवल 2 था उसका फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, और ये लेवल 3 है। यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पे देखो, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया लेवल 2 का, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनने की गुणवत्ता, ठीक है, ये आपका सेकंड पॉइंट रहेगा। और ये आपका यहाँ पे जो 3 लेवल है वो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है तो मैं आपको बता रही हूँ, ये सही कर लेना। ये आपके सेकंड लेवल का, ये जो फर्स्ट स्टेज है ये आपकी क्या है, सेकंड स्टेज है। मतलब कि स्टेजेस की बात करें टोटल 6 है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। उसके बाद लेवल तीसरा शुरू हो जाएगा जिसकी ये पहली ये फिफ्थ है, और इसके बाद एक और आएगी सिक्स्थ। तो सबसे पहले जो आपका लेवल 2 है उसकी जो फर्स्ट स्टेज क्या कहती है,
इसमें अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनने की उन्हें पता है। इसमें क्या करते हैं, आपने क्लासेस में अगर आप टीचर हैं, ठीक है, आपने कहीं पढ़ाया है तो आपको दिखता होगा जैसे छोटे बच्चे होते हैं, एज मैंने आपको भी बताई थी 10 से 14 वर्ष, ठीक है, मतलब 10 से 13-14 वर्ष के जो बच्चे इसमें आते हैं, इसमें क्या करते हैं, बच्चा अच्छा लड़का लड़की बनने की कोशिश, मतलब पेरेंट्स के सामने, टीचर्स के सामने अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगला जो पॉइंट होता है इसी का, जो अगली स्टेज होती है थर्ड स्टेज, इसमें क्या होता है, कानून एवं व्यवस्था को उन्मुखता। इसमें बच्चा जो रूल्स हैं उनको फॉलो करता है, मतलब उनको बनाए रखने की कोशिश करता है। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना रखता है, क्योंकि उसमें पापा जैसे कि कई बार जैसे क्योंकि उसमें पापा का एक्सीडेंट हो गया है रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। जैसे कि एक रूल है, ठीक है, कि पापा जा रहे हैं और उन्होंने क्या किया, रेड लाइट को पार कर दिया, तो वहाँ पे उनका एक्सीडेंट हो गया, तो वो उस चीज़ को अपने माइंड में कर लेंगे और वो सही कहेंगे कि हम कभी भी रूल को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि रूल तोड़ने से क्या हो गया, पापा का एक्सीडेंट होगा जो कि सही नहीं है, तो वो उस रूल को हमेशा फॉलो करेंगे। तो इस तरह से वो जो रूल है, कानून जो बना है, नैतिकता की जो चीज़ें हैं वो उनको फॉलो करते हैं, ठीक है, और उसको बनाए रखने की कोशिश करते हैं इस थर्ड स्टेज में। तो जहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जाम में, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि एक लड़का है इस तरह से, और वो कहता है कि कभी भी मैं, मतलब है, आत्म सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, मैं हमेशा वो है पालन करूंगा, कानून की रक्षा करूंगा। तो इन सब चीज़ों की बातें करता है। तो आप बताइए लॉरेंस कॉल्वर की किस स्टेज के अंदर ये सभी, मतलब ये नैतिकता का स्तर रहेगा। तो ये नैतिकता का किस स्टेज पूछी है, किस स्टेज के अंदर रहेगा, तो ये आपकी फोर्थ स्टेज के अंदर रहेगा। या आपसे लेवल पूछा जाए तो आप बताओगे लेवल 2 के अंदर रहेगा, जहाँ पे वो कानून व्यवस्था को बनाए रखने की बात करता है, ठीक है। तो अगला चलेंगे हम, ये रहेगा आपका थर्ड लेवल। इसकी भी 2 अवस्था है, ये थर्ड लेवल कर लेना यहाँ से, ठीक है फ्रेंड। तो उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, 13 वर्ष के बाद के बच्चे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो डिसीजन होता है वो खुद का ही होता है, ना कि समाज का, ना किसी का दिखाया हुआ, ना टिट फॉर टैट, ना जैसे को तैसा, वो कुछ नहीं करता। इसमें वो बड़ा हो जाता है, 13 साल से बड़ा है बच्चा, समझने लग जाता है क्या सही है क्या गलत है और क्या मुझे करना चाहिए। तो इस तरह की भावनाएं यहाँ पे जागृत हो जाती हैं, नैतिकता के बारे में उसको नॉलेज होने लग जाती है, जो आपका थर्ड लेवल होता है उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा, इसकी भी 2 अवस्था है। पहली अवस्था है सामाजिक अनुबंध अनुमुखता, सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है, इसमें किशोर, मतलब बड़ा ही हो जाएगा, 13 साल के बाद का बच्चा है, मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए है, ठीक है। अभी अभी जो एग्जाम्पल मैंने दिया था कि रेड लाइट को पार करते हुए पापा का एक्सीडेंट हो गया, तो वो कभी भी रूल को नहीं तोड़ेगा, कानून को नहीं तोड़ेगा, कानून को हाथ में नहीं लेगा। लेकिन अब यहाँ पे उसका जब मतलब फोर्थ स्टेज में ये था, लेकिन इस फिफ्थ स्टेज में क्या करेगा, वो सही चीज़ को करेगा। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती थी तो वो तोड़ देगा, अगर ज़रूरी था तोड़ना तो वो तोड़ेगा, अगर ज़रूरी नहीं था तो नहीं तोड़ेगा। वहाँ पे डिसीजन वो खुद के लेगा कि क्या उसको करना चाहिए, क्या उसको नहीं करना चाहिए। जैसे कि हिंज की कहानी की अगर बात की जाए और उसको इस स्टेज के बच्चे को सुनाया जाए, तो वो कहेगा कि देखो जान बचाना ज़रूरी था, किसी इंसान की जान चली जाती तो जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी था, तो इसलिए उसने चोरी की हिंज ने, और सही किया बिल्कुल। अगर वो चोरी नहीं करता तो उसकी पत्नी की जान चली जाती। उस स्टेज में क्या कहा था कि उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन यहाँ जब इस स्टेज के बच्चों की बात की जाए तो वो सिर्फ यही कहेगा कि उस समय जो हिंज ने किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि उसकी पत्नी की जान बचाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो इस स्टेज में ये, मतलब ये चीज़ें होती हैं। तो ये सारी जो भावनाएं जागृत हो जाती हैं नैतिकता की इस स्टेज के अंदर। लास्ट जो स्टेज रहेगी आपकी, सिक्स स्टेज रहेगी, सार्वभौमिक नैतिकता सथर सिद्धांत अनुमुक्ता, यूनिवर्सल, ठीक है, प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसमें क्या होगा, इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार भी करता है, मतलब सोचता ही सोचता नहीं है कि ये ऐसा किया उसने सही किया, ऐसा करना चाहिए। इसमें वो क्या करता है, करके भी दिखाता है। मतलब किशोर जो है दूसरों के फायदों के लिए अपनी जान भी दे देते हैं, अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। तो ये 6 स्टेजेस थी जो लॉरेंस कॉल्वर के द्वारा दी गई थी। 3 लेवल थे, 6 स्टेज थी, हर एक लेवल के 2 स्टेजेस मैंने आपको बताए हैं। लगभग मैंने आपको 6 स्टेज और 3 लेवल के बारे में आपको बताई है। पहली जो आपकी फर्स्ट थी वो थी आपकी प्री कन्वेंशनल, और उसके बाद जो आपकी सेकंड थी कन्वेंशनल, और थर्ड थी पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लेना। ठीक है, जल्द ही मतलब जल्द ही नहीं, मतलब इसी वीडियो के साथ ही आप देखोगे कि आपको हिंदी जो 15 नंबर की पूछी जाती है आपके एस्टेट के एग्ज़ाम में, ठीक है, उसकी भी वीडियो जल्द ही आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। कंप्लीट हिंदी 15 नंबर की रहेगी, हैंड रिटन नोट्स रहेंगे। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें रहेंगी, उनसे बाहर चीज़ें नहीं जाएंगी। आप पढ़ के ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।